हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेटो को। नेटो का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है। मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगी कि अगर फ्यूचर में किसी भी मेंबर कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट होगा तो बाकी सब कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगी। इसी आइडिया के साथ अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, साइन की गई और नेटो का जन्म हुआ। उस समय इस अलायंस को एस्टेब्लिश करने वाली कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के कई देश। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव था कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक हो तो उस अटैक को सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाए। इसी प्रिंसिपल ने नेटो को दुनिया के सबसे पावरफुल सिक्योरिटी अलायंस बना दिया। शुरुआत में नेटो के 12 फाउंडिंग मेंबर थे। ये कंट्रीज थी बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदली वैसे वैसे नेटो एक्सपेंड होता गया। फिर 1952 में ग्रीस और टर्की जुड़े, 1955 में वेस्ट जर्मनी, 1982 में स्पेन। उसके बाद कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज भी नेटो का हिस्सा बन गए। आज नेटो के 32 मेंबर कंट्रीज हैं। सबसे नया मेंबर स्वीडन बना। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में है और इसका मिलिट्री ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मॉन्स, बेल्जियम में लोकेटेड है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी कंट्री नेटो ज्वाइन कर सकता है? तो आंसर है नहीं। नेटो की मेंबरशिप हर कंट्री के लिए ओपन नहीं है। वॉशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग सिर्फ वही यूरोपियन कंट्रीज नेटो ज्वाइन कर सकती हैं जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे नेटो के प्रिंसिपल को फॉलो करें और जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। इसलिए इंडिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज नेटो के मेंबर नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 1949 में नेटो बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलता है। 1945 में स्वीडन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन यूरोप की कंडीशन बहुत खराब थी। इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था और मिलिट्री भी काफ़ी वीक हो चुकी थी। इसी पीरियड में दुनिया की दो सबसे पावरफुल कंट्रीज सामने आई। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थी। यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, जबकि सोवियत यूनियन जो था वो कम्युनिज्म को एक्सपेंड करना चाहता था। धीरे धीरे दोनों सुपर पावर्स के बीच टेंशन बढ़ने लगी। इसी टेंशन को हिस्ट्री में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर का मतलब डायरेक्ट मिलिट्री वॉर नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल राइवलरी, मिलिट्री कंपटीशन, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और इन्फ्लुएंस की रेस। वेस्टर्न कंट्रीज को लगने लगा कि सोवियत यूनियन यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस रैपिडली बढ़ा रहा है। अगर किसी एक कंट्री पर प्रेशर बनाया गया तो बाकी कंट्रीज भी डेंजर में आ सकती हैं। इसी फियर ने वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूर किया कि वो एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस बनाए और इसी सोच से 1949 में नेटो का बर्थ हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ सिक्योरिटी ही प्रॉब्लम नहीं थी, यूरोप इकोनॉमिकली भी कोलैप्स हो चुका था। इस सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट ने 1948 में मार्शल प्लान लॉन्च किया। इस प्लान के थ्रू अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, लेकिन एक कंडीशन थी, सब कंट्रीज मिलकर अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करें और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ाएं। इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ मिलिट्री कॉपरेशन की भी जरूरत महसूस हुई। इसी बैकग्राउंड ने नेटो के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे ही नेटो बना, सोवियत यूनियन ने भी इसका जवाब दिया। 1955 में सोवियत यूनियन ने अपने सोशलिस्ट एलाइज के साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट बनाया। ये भी एक मिलिट्री अलायंस था। इसमें पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो मिलिट्री कैंप्स में डिवाइड होगी, एक साइड नेटो तो दूसरी साइड था आपका वॉर्सो पैक्ट। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। उसके साथ ही वॉर्सो पैक्ट भी ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉर्सो पैक्ट को तो हिस्ट्री बन गया, लेकिन नेटो आज भी एग्जिस्ट करता है और लगातार एक्सपेंड भी हो रहा है। इस वजह से नेटो आज भी ग्लोबल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें समझ आ गया कि नेटो क्या है, ये बना क्यों और कोल्ड वॉर में इसका रोल क्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि नेटो काम कैसे करता है। इसका फेमस आर्टिकल 5 क्या कहता है और आखिर नेटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस क्यों माना जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि नेटो सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपनी सभी मेंबर कंट्रीज की फ्रीडम और सिक्योरिटी को पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरीकों से प्रोटेक्ट करना। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेटो दो लेवल पर काम करता है, पॉलिटिकल लेवल और मिलिट्री लेवल पे। क्लियर?
सबसे पहले बात अगर हम करें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की, तो नेटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है। मेंबर कंट्रीज डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े इशू पर रेगुलरली कंसल्टेशन करती हैं। ये कंसल्टेशन सिर्फ मीटिंग तक लिमिटेड नहीं होता, इसका पर्पस होता है म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना, सिक्योरिटी चैलेंजेस को मिलकर सॉल्व करना और फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। यानी नेटो का पहला अप्रोच हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी होता है। अब बात करते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की। अगर डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो नेटो मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करता, लेकिन अगर पीसफुल एफर्ट्स फेल हो जाएं तो नेटो क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। ये ऑपरेशन वाशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अंडर या फिर यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंडर भी हो सकता है। यानी नेटो का गोल वॉर शुरू करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने मेंबर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अब हम आते हैं नेटो के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर, और वो है आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। ये नेटो की बैकबोन माना जाता है। आर्टिकल 5 सिंपल लैंग्वेज में कहता है, एन आर्म अटैक अगेंस्ट वन नेटो मेंबर शेल बी कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल नेटो मेंबर्स। यानी अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सब मेंबर उसके डिफेंस के लिए सपोर्ट देंगी। इसी प्रिंसिपल को कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस वजह से नेटो को दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लीजिए, नेटो ने अपनी हिस्ट्री में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इन्वोक किया है, और वो भी 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक यानी 9/11 अटैक के बाद। जब अमेरिका पर अटैक हुआ था, तब बाकी नेटो कंट्रीज ने भी इसे इसे पूरे अलायंस पर अटैक मारकर यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट किया था। ये नेटो की यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। अब सवाल आता है, नेटो के पास क्या अपनी परमानेंट आर्मी होती है? तो आंसर है नहीं। नेटो के पास एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन इसके पास बहुत कम परमानेंट मिलिट्री फोर्सेस हैं। मोस्ट मिलिट्री फोर्सेस अपनी अपनी कंट्री के कंट्रोल में रहती हैं। सिर्फ जब मेंबर कंट्रीज किसी नेटो ऑपरेशन के लिए एग्री करती हैं, तब ये फोर्सेस नेटो के कमांड के अंडर काम करती हैं। इसलिए नेटो को समझने के लिए ये बात याद रखिए, कंट्रीज अपनी मिलिट्री सोवरेनिटी लूज नहीं करती, बस जरूरत पड़ने पर मिलकर ऑपरेशन कंडक्ट करती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें कि नेटो में डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, तो नेटो में किसी एक कंट्री का डोमिनेशन ऑफिशियल नहीं होता। हर मेंबर कंट्री का वोट इक्वल होता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट जैसी सुपर पावर हो, ओके, या फिर कोई छोटी कंट्री हो, सबकी वॉइस इक्वल होती है। और नेटो के ऑलमोस्ट सारे मेजर डिसीजन कंसेंस से लिए जाते हैं, यानी जब तक सारे एग्री नहीं करें डिसीजन फाइनल नहीं होता। इस वजह से नेटो को डेमोक्रेटिक मिलिट्री अलायंस भी कहा जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा अलायंस चलता कैसे है? तो नेटो अपने मेंबर कंट्री के कंट्रीब्यूशन से फंड होता है। हर कंट्री अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन ओवरऑल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से अमेरिका नेटो का सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंबर भी माना जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि नेटो सिर्फ यूरोप के अंदर ही एक्टिव है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। नेटो ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए कई पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। सबसे पहला है यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, EAPC। ये लगभग 50 कंट्रीज का डायलॉग फोरम है। यहाँ नेटो और पार्टनर कंट्रीज पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशू पर डिस्कशन करती हैं। इसके थ्रू नेटो यूरोप के बाहर भी स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करता है। देन पार्टनरशिप फॉर पीस, ये प्रोग्राम उन कंट्रीज के लिए है जो नेटो के मेंबर नहीं है, लेकिन नेटो के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं। हर कंट्री अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन चूज करती है। देन मेडिटेरियन डायलॉग, इस पार्टनरशिप में अल्जीरिया, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को जैसे नॉर्थ अफ्रीकन और मेडिटेरियन रीजन की कंट्रीज शामिल हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना। देन इस्तांबुल कॉपरेशन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्टिसिपेट करता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि नेटो का इन्फ्लुएंस सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, वो ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दुनिया के अलग अलग रीजन तक एक्सपेंड करता है। तो आज हमने जाना नेटो के ऑब्जेक्टिव, सिर्फ मिलिट्री एक्शन लेना नहीं, बल्कि पीस मेंटेन करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना और कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हमने आर्टिकल 5 को समझा, नेटो के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझा, फंडिंग को समझा और उसके साथ ग्लोबल पार्टनरशिप को भी देखा।